ग्रामर की नई चीजें एडवांस ग्रामर लेवल पे आज हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हमको फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है, इफ आई हैव टू स्पीक समथिंग अबाउट फ्यूचर टेंस, देन देयर आर 3 थिंग्स दैट आई कैन मेक यूज ऑफ। सबसे पहला विल, शाल भी है। विल और शाल का फर्क तो मैंने हमेशा क्लास में भी बताया है कि अभी सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए शाल यूज हो रहा है, वरना मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूचर अगर आपको दिखाना है सेंटेंसेस में तो विल ही आता है। फ्यूचर दिखाने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले विल बोलते हैं आप, ठीक है। सेकेंड गोइंग टू, मैं ऐसा करने वाला हूं, गोइंग टू। और थर्ड में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर, दिस इज एडवांस, दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस ग्रामर। फ्यूचर दिखाने के लिए 3 तरीके से यूज होता है, विल, गोइंग टू एंड अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। विल कहां आएगा मैम, गोइंग टू कहां आएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस कहां आएगा? विल कहां आता है, ध्यान से दीजिए, इट इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस, और आपने डिसाइडेड कुछ भी नहीं है तब आप बोलोगे विल। जब रिस्पॉन्स बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, डिसाइडेड नहीं है, तब आप यूज करोगे विल। जैसे कि सी, देयर इज नो पेन, आई विल गो एंड गेट इट फॉर यू। स्पॉन्टेनियस है, डिसाइडेड नहीं है, तब आएगा विल। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार मैं मेरे मम्मी को फोन करना भूल गया, अब भी फोन करता हूं। ओ आई फॉरगॉट टू कॉल माई मदर, आई विल डू इट राइट नाउ। स्पॉन्टेनियस है और फ्यूचर में करने वाले हो तो आई विल डू इट एट 8 o'clock, आई विल डू इट आफ्टर डिनर। ओके, स्पॉन्टेनियस है, फ्यूचर में करने वाले हो, विल। नेक्स्ट, गोइंग टू। गोइंग टू में क्या होता है कि प्लान आपका डिसाइडेड होता है, बोलने से पहले आपका प्लान डिसाइडेड होता है। जैसे गोइंग टू, सी, आई एम गोइंग टू गो एंड गेट अ पेन फॉर हर, शी माइट नीड इट। मतलब बोलने से पहले आपका फैसला हो गया कि मैं जाके ये करने वाला हूं, तो गोइंग टू। बोलने से पहले आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो गोइंग टू, ठीक है। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, जब प्लान पूरा पक्का हो गया है और आप किसी और के साथ अब इसको शेयर कर रहे हो, तब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम बाइंग अ पेन फॉर हर ऑन हर बर्थडे, वुड यू लाइक टू ऑल्सो गिफ्ट हर समथिंग। प्लान पक्का हो गया है, आप ये चीज करने वाले हो और आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो। तो जनरली व्हेन यू आस्क फ्यूचर क्वेश्चंस टू पीपल, यू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? सो देयर प्रेजेंट फ्यूचर को बताने के लिए 3 चीजों का यूज, विल, गोइंग टू एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। When things are very spontaneous before speaking, then will. When things are not spontaneous, decided after speaking, going to. Plans इतने decided हैं और किसी और के साथ sharing चल रही है उन plans की, तो present continuous tense. और तीनों भी आपको future ही दिखाएंगे, ठीक है? So this was a part of advanced grammar. Next. Okay, let's go for something which is related to advanced grammar. जैसे मैं इस सेशन में हमेशा कुछ एडवांस ग्रामर लेती हूँ, बेसिक नहीं पढ़ाती। अभी एडवांस ग्रामर में विश और इफ ओनली का यूज देखते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ किया था फ्यूचर टेंस को लेकर, यू रिमेंबर? फ्यूचर टेंस को कैसे बता सकते हैं? विल से, गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये लास्ट लेक्चर में लिया था। आज के ग्रामर के लेक्चर में लेंगे विश एंड इफ ओनली का यूज। विश एंड इफ ओनली का यूज। विश और इफ ओनली कब यूज करते हैं? अरे यार काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं होता। जब आप कोई डिफरेंट सिचुएशन इमेजिन करते हो अदर देन रियलिटी, जब आप कोई डिफरेंट सिचुएशन इमेजिन करते हो अदर देन रियलिटी, तो ये 2 शब्दों का यूज होता है, विश, इफ ओनली। व्हेन यू ट्राई टू इमेजिन समथिंग डिफरेंट अदर देन रियलिटी, विश, इफ ओनली। ना सी, इफ ओनली का थोड़ा सा है कि ये स्ट्रॉन्गर है देन विश। काश आज बारिश होती, विश। काश आज बारिश होती, इफ ओनली। गॉट द डिफरेंस? जब आपको बहुत स्ट्रॉन्गर या स्ट्रेसफुल इंपॉर्टेंस देना है किसी सेंटेंस को, इमेजिनेशन को, तो इफ ओनली, अदरवाइज विश विल डू, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर इट। ये रूल जो था ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखा आपको दिखाना। दिस इज इट। ना सी, अगर आपको प्रेजेंट में कोई चीज बदलनी है, अगेन ऐसे, अगर आपको प्रेजेंट की कोई चीज बदलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश या इफ ओनली के साथ पास्ट का सिंपल फॉर्म लेना है।
जैसे कि आई विश यू डिडंट लिव सो फार अवे, मतलब मैं चाहती थी यार तुम इतना दूर क्यों रहते हो। सो आप प्रेजेंट की अगर कोई चीज बदलना चाहते हो तो सिंपल पास्ट, विश और इफ ओनली के साथ सिंपल पास्ट लोगे तो आप प्रेजेंट की चीज बदलना चाहते हो। लेकिन अगर आप कोई पास्ट की चीज बदलना चाहते हो तो विश ओनली के साथ पास्ट परफेक्ट, एंड दिस बिकम्स अ केस ऑफ थर्ड कंडीशनल ऑल्सो। दिस बिकम्स अ केस ऑफ व्हाट, सेकेंड कंडीशनल। दिस बिकम्स अ केस ऑफ व्हाट, थर्ड कंडीशनल। विश इफ ओनली के साथ पास्ट फॉर्म लिया, यानी प्रेजेंट की कोई चीज बदलना चाहते हो। विश इफ ओनली के साथ पास्ट परफेक्ट लिया, यानी पास्ट की कोई चीज बदलना चाहते हो। जैसे they wish they hadn't eaten so much chocolate, they were feeling very sick now, if only I had studied harder when I was at school। ये आप पास्ट का बदलना चाहते हो या आप प्रेजेंट का बदलना चाहते हो। प्रेजेंट का बदलना चाहते हो तो if, wish, if only पास्ट फॉर्म, पास्ट का बदलना चाहते हो तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये दो रूल्स ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के, याद रखें। नेक्स्ट, एनॉयंस बताने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बट रेयरली। एनॉयंस यानी चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा बताने के लिए भी विश इफ ओनली आता है। वी कैन यूज विश वुड नॉट टू शो दैट वी आर annoyed। आई विश यू वुडंट बोरो माई क्लोथ्स विदाउट आस्किंग, दोबारा ऐसा नहीं करोगे। सो बट रेयरली इसका यूज है। चिड़चिड़ापन बताना, एनॉयंस बताना, एंगर बताना, डिसएग्रीमेंट बताने के लिए भी ये यूज होता है, बट रेयरली। ठीक है, ग्रामर, ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, ये चार कनेक्टर्स में, ये चार कंजंक्शंस में बच्चों को जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज ये कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैंने इसको एडवांस ग्रामर में डाला है। ऑल्दो, दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये जितने भी कनेक्टर्स हैं, कंजंक्शन है, इनका बेसिक यूज कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दिखाने के लिए होता है। Contrasting is opposite ideas. Let's go for it. Now see, for example, although it was raining, I came for the lecture. मतलब बारिश हो रही थी फिर भी मैं लेक्चर को आई। So basically when you talk about two different ideas, contrasting are basically two different ideas को जब हम बात करते हैं तो हम इन connectors का, conjunction का use करते हैं। जैसे although, though, even though, in spite of, despite, ये 5। Now contrasting ideas याद रखना। The main difference between although, even though, in spite of and despite is that they are used with different structures। मीनिंग इनका सेम है, ये पांचों का मीनिंग सेम है, बट इनको कौन से वाक्य में कहां यूज करना है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Okay, after, in spite of and despite, we use generally a noun or a gerund or a pronoun। कभी भी याद रखिए, in spite of, despite के बाद generally क्या use किया जाता है? A noun, a gerund। Again, gerund is a noun, I hope you know this। Verb with ing, gerund। So generally in spite of, despite के बाद a noun or a pronoun or a gerund is used। For example, they never made much money in spite of their success। Next, in spite of the pain in his leg, he completed the marathon। Despite having a headache, यहाँ पे having is acting as a gerund। Despite having a headache, I had a great birthday। So this is gerund, in spite of the pain, noun, and they never made much money in spite of their success। तो in spite of और despite दोनों का फर्क याद रहेगा। despite के बाद we don't use of। so in spite of और despite के बाद generally कौन आता है? noun, gerund आता है या pronoun आता है। ठीक है, let's go for the next part। now although, even though और though, after although and even though we use a subject and a verb। even though is slightly stronger। इवन दो जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है तब आप इवन दो का यूज करते हो। इट्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर एम्फैटिक देन ऑल्दो। इवन दो आई हैड नो मनी, आई हेल्प्ड हर। पैसे नहीं थे फिर भी मदद की, तो मैं जता रही हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, एम्फैटिकली ये चीज बता रही हूं कि मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैंने मदद की। दैट इज इवन दो।
देन ऑल्दो आई हैड नो मनी आई हेल्प्ड हर, यानी छोटा मोटा स्ट्रेस है, बट इवन दो ज्यादा स्ट्रेसफुल है. I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice. Although we saw each other every day, we didn't really know each other. Now, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, that subject and a verb. Subject and a verb. वहाँ पे सिर्फ noun, pronoun या gerund. यहाँ पे subject and a verb दोनों चाहिए. Subject भी चाहिए and a verb भी चाहिए. Remember this. Next, though can be used in the same way as although. अभी दो और ऑल्दो सेम है. दो आई वॉजंट कीन ऑन द फिल्म, आई थॉट द म्यूजिक वॉज ब्यूटिफुल. देखो, दो इवन दो और ऑल्दो का फर्क बता दूं. दो थोड़ा सा कैजुअल है, ऑल्दो फॉर्मल है. और अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे के कोई चीज बतानी है, एम्फैटिकली कोई चीज बतानी है, तो इवन दो. क्लियर? दो कैजुअल है, ऑल्दो थोड़ा सा फॉर्मल है, और इवन दो बहुत ज्यादा अगर आपको स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशन देना हो तो इवन दो. नेक्स्ट, though I wasn't keen on the film, I thought the music was beautiful. Though can also go to at the end of the second phrase. जैसे आप इससे end कर सकते हो. See how they have used it. We waited ages for our food. The waiter was really nice though. ठीक है? But it's not in the written way. सिर्फ spoken English में चलता है ये. Connectors से sentence end नहीं हो सकता, especially in the written part. Grammar. ग्रामर में जैसे मैं ले रही हूं एडवांस ग्रामर में, दो वर्ड्स में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है. एज और लाइक दोनों भी आते हैं कंपैरिजन के लिए. एज और लाइक ये दोनों शब्द आते हैं कंपैरिजन के लिए. जैसे कि माई सन इज लाइक अ टाइगर. माई सन इज लाइक अ टाइगर, यानी आई एम कंपेयरिंग माई सन with a tiger. My son does his homework as a genius does. My son does his homework as a genius does. So again, I'm comparing my son with a genius. His way of doing things to a genius. Right? So ये as और like दोनों words कहाँ आते हैं? When you compare things, for comparisons. But इनमें कुछ differences हैं. कैसे डिफरेंसेस हैं वो मैं बता देती हूं. एक शॉर्टकट बताती हूं. लाइक के बाद ना जनरली नाउन आता है. दिस इज अ शॉर्टकट. और एज के बाद वाक्य में आगे एक वर्ब आना चाहिए. जैसे माई सन इज लाइक अ टाइगर. करेक्ट. माई सन डज हिज होमवर्क एज अ जीनियस डज. यहां डज आया ना. क्लियर? सो जनरली लाइक के बाद नाउन और एज के बाद वर्ब. ये इसका शॉर्टकट है. इसका लॉन्ग कट मेथड बताती हूं अभी. देखिए, सो यू कैन सी दिस. एज के साथ एडजेक्टिव आता है, एज एंड एज मच एज. वी ऑफन यूज द स्ट्रक्चर एज एडजेक्टिव. जैसे कि शी लव्स करी एज मच एज आई डू. एज मच एज फ्रेज है, आई डू. ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर. So when as tall as आया, तो you can take it with a noun also. He is not as expensive as the other hotel. ठीक है? So when you are talking about as much as or as adjective as, so then you have to qualify with the same other subject. Next, like. Like is generally followed by a noun. Like is generally followed by a noun. She looks like her mother, right? Next, as if and as though. ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, बट कौन सा? एक रियल एक इमेजिनरी सिचुएशन के साथ जब कंपैरिजन होता है तो एज इफ एंड एज दो. यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट. ऐसे दिख रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है. आई फेल्ट एज इफ आई वॉज फ्लोटिंग अबव द ग्राउंड. We can say like or such to give example also. जैसे I like fruits. यहाँ पे like का मीनिंग अलग है. I have given him so many pens, like Reynolds, like China pen, like ball pen. So when you want to give examples, तभी भी like और such आते हैं. Okay, as और noun जॉब के लिए बताने के लिए आता है.
एज फ्रेजेस कनेक्ट करने के लिए होता है, एज बिकॉज का भी काम करता है। इतना याद रखना, इनफॉर्मल स्पीच में इट इज वेरी कैजुअल, इनफॉर्मल स्पीच में कभी कभार हम लाइक का यूज इन दैट वे, इन द वे दैट भी करते हैं। ठीक, चलिए लेट्स गेट रेडी विद द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर। व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, हम आज लेने वाले हैं एडवांस ग्रामर में इनफ का यूज, ENOUGH, इनफ का यूज। इनफ एज एन प्रोनाउन भी एक्ट हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी यूज विथ एन एडजेक्टिव, with an adverb, verb or a noun, but it can act as a pronoun also. इनफ का एडवांस ग्रामर जो बैंकिंग को रिलेटेड है, मैं बता दूं, उसका रूल है AEN वाला रूल। AEN वाला रूल क्या है बता देती हूं मैं, ये AEN वाले रूल को याद रखना। इनफ का AEN वाला रूल क्या है? सी, एडजेक्टिव के पीछे आता है इनफ और नाउन के पहले आता है इनफ। ये रूल याद रखिए, AEN रूल फॉर इनफ। जैसे मैम एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल भी देती हूं ना, सी दिस AEN वाला रूल, एडजेक्टिव देन इनफ एंड देन नाउन। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, he has enough strength। समझा कैसा है बच्चा? स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पीछे आया इनफ। स्ट्रेंथ क्या है? नाउन, तो नाउन के आगे आया इनफ। इसीलिए AEN, एडजेक्टिव के पीछे लगता है इनफ और नाउन के पहले लगता है इनफ। कम से कम ये AEN वाला रूल याद रखो जो एग्जाम में आता है। इट इज फ्रॉम द एडवांस ग्रामर और मेंस में ही आता है। He is strong enough and he has enough strength. Clear? Next. So now enough comes after adjectives and adverbs. Adjective और adverbs के बाद आता है tall enough, good enough, quickly enough, often enough. Verb के भी बाद आता है drink enough, read enough, और noun के पहले आता है enough bread, इनफ मनी। नाउन के पहले, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बाद में आता है इनफ। ठीक है, नेक्स्ट इनफ ऑफ। जब आप इनफ ऑफ बोलते हो तो जनरली उसके बाद एक डिटरमाइनर आना चाहिए या प्रोनाउन आना चाहिए। इनफ ऑफ दिस, राइट? सो देयर इजंट इनफ ऑफ दैट विच वाज, ओके, देयर इजंट इनफ ऑफ हिज वर्क। ठीक है, इनफ ऑफ अगर आया तो उसके बाद डिटरमाइनर आता है या प्रोनाउन आता है। इनफ ऑफ के बाद डिटरमाइनर आता है या प्रोनाउन आता है। इनफ किसके पहले आता है? नाउन के। इनफ किसके बाद आता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बाद आता है। ठीक है, लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स कि मैम 2 के बाद V1 के 2 के बाद V4, क्या गड़बड़ है ये बताइए हमें। 2 के बाद V1 या 2 के बाद V4? स्टूडेंट्स ये आप तो पढ़ ले सकते हैं बट मैं इसको सिंपल आपको एक शॉर्टकट बताती हूं। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो V4 फॉर्म में आता है। अगेन आई रिपीट, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो V4 फॉर्म में आएगा। ओके, ये जो 2 + V1 वाला केस है ना बेटा, दिस इज अ केस ऑफ इंफिनिटिव। यहां पे 2 इज एक्टिंग एज एन इंफिनिटिव। ओके, 2 + V1 में यहां पे प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। जिन सेंटेंसेस में 2 प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो उसके साथ V4 आएगा। जिन सेंटेंसेस में 2 प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो उनके साथ V4 आएगा। जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे वो कंपल्सरली V4 लेता है। जैसे कि कन्फेस, एडमिट टू, ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग, ही कन्फेस्ड टू स्मोकिंग, ही एडमिटेड टू चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? इन शब्दों के साथ कंपल्सरी V4 जाएगा। नेक्स्ट, अपोज या ऑब्जेक्ट टू, ही इज अपोज्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। क्लियर?
Next, dedicated, devoted, committed to. He is committed to completing his work. He is committed to meeting today. He is dedicated to his assignments. That is also correct. Used to, be accustomed to, adjust to. He is used to writing with a blue pen. Correct. Phrasal verbs like look forward to. I am looking forward to meeting Mr. Shashi Tharoor. I am looking forward to meeting Miss Nirmala Sitharaman. Looking forward to.